हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। कल से 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो रहा है और आपका विद्यालय भी खुल रहा है। तो आप लोग विद्यालय जाइए और मन से पढ़िए और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए और क्लास कंप्लीट करते रहिए। हम लोग विज्ञान और गणित का अध्ययन शुरू कर दिए हैं और आज से हम एक नए विषय का शुरुआत कर रहे हैं। एसएसटी का विषय रहेगा और विषय रहेगा ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो आज से शुरू करते हैं नियमित क्रम में। प्रतिदिन नहीं तो एक दिन बाद हम इस विषय का भी टॉपिक लेके आते रहेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 के सभी विषयों को हम लेकर आएंगे और समय के साथ सभी टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो देख रहे हैं पहला जो पाठ है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन का अर्थ क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। अर्थात वह हर चीज जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मिट्टी, हवा, पेड़, नदी, हर चीज संसाधन है जो मानव के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि एक मानव खुद के लिए भी उपयोगी है और अन्य मानव के लिए भी उपयोगी होता है। तो मानव एक संसाधन के रूप में इसे समझते हैं। मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं। हम अपने शरीर से अनेक कार्यों को करते हैं, इसलिए हम भी एक संसाधन हैं। जैसे हम अपने शरीर से बोझा ढोते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी आप सबके लिए एक संसाधन है। इसके अनुसार मानव अपने साहस, पराक्रम, संघर्ष, ज्ञान, प्रतिभा और सूझबूझ, अन्वेषण करने के उत्कंठा इत्यादि गुणों के कारण संसाधनों में सर्वोच्च स्थान रखता है। मानव में कुछ ऐसी काबिलियत है, साहस है, जिज्ञासा है, खोज करने की जो उसके अंदर लालसा है। इस कारण मानव सभी संसाधनों में अपना स्थान सर्वोच्च बना लेता है। मानव स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता है, यानी मानव संसाधन भी है और मानव उपभोक्ता भी है। इसलिए एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है जिम्मरमैन। उन्होंने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यानी प्रकृति हमें संसाधन प्रदान नहीं करता, बल्कि मानव उस प्राकृतिक वस्तु को संसाधन में बदल देता है, अपने उपयोग के लिए बनाता है। और इसी आधार पर हम देखेंगे कि मानव जो है, एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ रहे हैं कि मानव प्रकृति और अपने तकनीक और शिक्षण संस्थाएं, मतलब मानव जो है प्रकृति की वस्तुओं को अपने शिक्षण संस्थाओं के द्वारा और शिक्षण संस्थाओं के द्वारा विकसित तकनीक के माध्यम से प्रकृति का दोहन करता है या प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। इन तीनों को जो एक साथ लाता है और हर वस्तु को उपयोगी बना देता है, वह है मानव। इसलिए कहा जाएगा कि मानव सर्वोच्च संसाधन है। संसाधन का वर्गीकरण करते हैं कि संसाधन के वर्गीकरण के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ उनमें से कुछ तरीकों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त का मतलब है प्राकृतिक संसाधन। वह संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं।
जैसे जल नदियों द्वारा मिलता है या वर्षा द्वारा मिलता है, मिट्टी, पहाड़, ये सभी जो संसाधन है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो है मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, वह संसाधन जो मानव स्वयं बनाता है। अब वो स्वयं बना भी सकता है, नहीं तो प्रकृति संसाधन को परिवर्तित करके उसका निर्माण करता है, उसे मानवकृत संसाधन या मानव संसाधन कहते हैं। जैसे यह मार्कर जो है यह मानव ने बनाया है, तो यह एक मानवकृत संसाधन कहलाएगा। उसी तरह ये मकान, ये बोर्ड, हमारा कपड़ा, जूता, मोबाइल फोन, टीवी, ये सभी मानवकृत संसाधन के अंग हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कहाँ से प्राप्त होता है संसाधन, यानी स्रोत के आधार पर भी इसे दो तरीकों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक संसाधन वैसे संसाधन होंगे जिसमें जीवन होगा या जिसमें जान होगा, जैसे मछली, गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक कि मानव भी जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा। पेड़ पौधे जो है वो जैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे, यानी वैसे संसाधन जिसमें जीवन हो उसे हम जैविक संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है अजैविक संसाधन, वैसे संसाधन जो निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं हो, वो अजैविक संसाधन कहलाएंगे। जैसे में हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा, नदियां हो जाएंगी, मिट्टी हो जाएगा, ये सब अजैविक संसाधन कहलाएंगे। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया जाए तो पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन फिर से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनके प्रयोग के बाद पुनः प्राप्ति हो सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या जो समाप्त नहीं हो सके, जिनकी समाप्त होने की संभावना कम हो, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन होगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित हो और एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा उन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाए, उन्हें उससे वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये संसाधन एक बार प्रयोग में आ जाए तो दोबारा उनका निर्माण होने में बहुत समय लगता है, लाखों साल लग जाता है। ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अगर हम संसाधन का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर करें, यानी उस संसाधन का मालिकाना हक किन पर है, तो इसे हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निजी संसाधन, वैसे संसाधन जिन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन, हमारा मकान, हमारा जमीन, हमारा मोटरसाइकिल, हमारा गाड़ी, ये सारे संसाधन निजी संसाधन कहलाएंगे। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर पूरा समाज का हक होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हर गांव में एक सामुदायिक भवन होता है, जहां पर पंचायत या शादी विवाह के समय वहां लोग इकट्ठा होते हैं, तो वैसे भवन को सामुदायिक भवन कहा जाता है और उसे हम सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। या गांव में कोई तालाब है जिस पर सबका अधिकार है, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। या गांव के अंदर कोई मंदिर है, मस्जिद है, जिस पर सबका अधिकार होता है, सभी लोग उस पर अपना हक जताते हैं, पूजा करते हैं, तो वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत एक राष्ट्र के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन हो, चाहे वो निजी हो या सामुदायिक हो,
कि प्रकृति हो या मानवकृत हो, राष्ट्र के सीमा के अंदर सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमारी जो राष्ट्र की जो सीमा होती है, समुद्री सीमा, वहां से 200 मील तक के क्षेत्र को समुद्र के अंदर, समुद्री सीमा से आगे 200 मील तक के जो क्षेत्र होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। वैसे संसाधन में कोई भी शोध कार्य या कोई भी आर्थिक कार्य करने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सलाह लेना पड़ता है या उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। यानी पहला है संभाव्य संसाधन, ज्ञात संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन। आइए समझते हैं क्या है। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं, वह संसाधन है जो संभावना है कि उनका प्रयोग किया जा सकता है, पर उनका प्रयोग करने का तकनीक अभी विकसित नहीं हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि जल जो है हाइड्रोजन और जल से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन एक बहुत बढ़िया संसाधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, पर जल से हाइड्रोजन को अलग करने का सस्ता तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रयोग में नहीं। पर ऐसा अनुमान है कि भविष्य में जल का प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, संसाधन के रूप में कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन जिनका प्रयोग करने का तकनीक नहीं बन पाया है उसे हम संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे जल का ऊर्जा के रूप में प्रयोग। अगला है ज्ञात संसाधन। वैसे संसाधन जो ज्ञात है और उपयोग में भी लाया जा रहा है, वैसे संसाधन को हम ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम का उपयोग हम कर रहे हैं, कोयला का उपयोग हम कर रहे हैं, यूरेनियम का उपयोग हम कर रहे हैं, तो ये सभी संसाधन ज्ञात संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है भंडारित संसाधन। वैसे संसाधन जिसका उपयोग विकसित देश करते हैं, लेकिन अविकसित देश उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक में कमी होने के कारण, पूंजी में कमी होने के कारण। विकसित देश प्रयोग में ला रहे हैं, पर अविकसित देश उनका प्रयोग में, उन चीजों का प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। यानी उनका टेक्नोलॉजी है, ऐसे संसाधन को उपयोग में लाने का टेक्नोलॉजी विकसित किया जा चुका है, पर पूंजी के अभाव में अगर हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वैसे संसाधन को भंडारित संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के सीमा के अंदर जमीन में कई किलोमीटर नीचे लोहा कोयला पर्याप्त मात्रा में है, पर भारत के पास वैसा तकनीक अभी नहीं है। भारत अभी 1 किलोमीटर तक की गहराई तक ही स्थित धातुओं का प्रयोग करता है। वहीं पर यूरोपीय देश, अमेरिका जैसे देश कई किलोमीटर नीचे जाकर जमीन के अंदर से खनिजों को बाहर निकाल लेते हैं, पर भारत अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे संसाधन को हम भंडारित संसाधन कहते हैं। अगला है संचित संसाधन। वैसे संसाधन जिनको प्रयोग में लाने के लिए, जैसे उनका पता लगाया जा चुका है, उनको प्रयोग में लाने के लिए टेक्नोलॉजी भी विकसित की जा चुकी है, पर वह टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती नहीं है जितना खर्च करके हम उस संसाधन को प्रयोग में लाएंगे उससे अधिक पैसा हमारा खर्च हो जाता है। यानी सस्ती टेक्नोलॉजी के अभाव में हम वैसे संसाधन का प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, वैसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से समझते हैं। संभाव्य संसाधन मतलब जिसका टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हुआ है, उसको उपयोग में लाने के लिए वैसा प्रौद्योगिकी का विकास अभी नहीं हो पाया है, उसको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। ज्ञात संसाधन जो ज्ञात हो चुका है और टेक्नोलॉजी का भी विकास हो गया है, हम प्रयोग में भी ला रहे हैं, वैसे संसाधन को ज्ञात संसाधन कहते हैं। भंडारित संसाधन का मतलब संसाधन का पता लगाया जा चुका है, टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, पर उस टेक्नोलॉजी को देने के लिए पैसे की कमी है,
यानी उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं पूंजी की कमी से, वैसे संसाधन को भंडारित संसाधन कहते हैं। और संचित संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका सस्ता टेक्नोलॉजी अभी विकसित ही नहीं हो पाया है ताकि उसको प्रयोग में लाया जाए। तो यह हम पढ़ें, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ें, संसाधन क्या है, संसाधन कैसे प्रयोग में लाया जाता है, और मानव भी एक संसाधन है। यह इस पाठ में हम लोग पढ़ें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।